एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम यूजीसी नेट के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट की क्लासेस लेके आते हैं। फ्रेंड्स देखिए, तो जल्दी से फटाफट हम पढ़ते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं बिना मतलब की बातों में। देखिए फटाफट, देखिए हमने पढ़ा था, हम क्या पढ़ रहे थे, देखिए यूनिट 2 में हम पढ़ रहे थे क्या, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब उसके हम आज पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस 5-7 मिनट की, 7-8 मिनट की वीडियो होगी, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, इसमें कितने भाग हैं? 5 भाग। तो वो 5 भाग डिटेल से, उनके अंतर्गत एक एक पॉइंट हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे एक ही वीडियो में एक ही बार पढ़ने से याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, उन भागों को पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करिए प्लीज, ताकि हम अपने इस प्रयास को आगे बढ़ा सकें। कोई चीज है वो छोटी से ही बड़ी होती है, तो इस प्रयास को हमने अब स्टार्ट किया है। वैसे तो 1 ईयर पहले किया था, लेकिन अब हमने फिर से इस प्रयास को जारी रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि परिप्रेक्ष्य पहला भाग क्या है? परिप्रेक्ष्य, जल्दी जल्दी देखिए, 5 भाग हैं। परिप्रेक्ष्य पहला है। इसके अंतर्गत देखिए क्या बताया गया, राष्ट्रीय जो पाठचर्या नेशनल फ्रेमवर्क है 2005 के हिसाब से पाठचर्या की रूपरेखा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो परिप्रेक्ष्य में बताया गया कि देखिए, शिक्षा को रटने की प्रणाली से मुक्त करना, मतलब जो बच्चे हैं रट लेते हैं चीजें वैसे की वैसे बिना समझे, उस प्रणाली से मुक्त करना। करना क्या है? स्कूली ज्ञान को, ये बाह्य है यहाँ पे, हाँ, बाह्य जीवन प्रणाली से जोड़ना आवश्यक है। तो मतलब कहने का है कि शिक्षा जो है सिर्फ किताबों से देखकर बच्चों ने रट लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको रियल में समझना चाहिए कि बाह्य एनवायरनमेंट में क्या है, कैसा कुछ, जैसे कि शैक्षिक भ्रमण से, या जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में देखकर उनको समझाना कि क्या चीजें रियल है। तो ये चीज है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे नागरिकों का निर्माण करना जिनमें राजनीतिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता विकसित हो। तो ये है पाठचर्या में, मतलब पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें ऐसी सामग्री रखी जानी चाहिए ताकि उसे पढ़कर क्या हो कि ऐसे नागरिक बच्चे जब पढ़ेंगे तो वही देश का भविष्य और देश के नागरिक बनेंगे। तो वो पढ़ेंगे क्या? जो पाठचर्या में होगा। तो पाठचर्या में देखिए क्या है, ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि ऐसे नागरिकों का निर्माण हो सके जिससे राजनैतिक आर्थिक प्रक्रियाओं में वो भाग लेने की उनमें क्षमता विकसित हो सके। ये बात हुई। उसके बाद देखिए, साथ ही लैंगिक न्याय, मूल्य, लोकतांत्रिक व्यवहार, अनुसूचित जनजातियों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशील हो। तो मतलब ऐसी पाठचर्या होना चाहिए जिसे पढ़कर क्या है कि बच्चे, उनके अंतर्गत ऐसी मानसिकता विकसित हो ताकि जो अनुसूचित अनुसूचित जाति जनजाति और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे कि हैंडीकैप्ड हैं, या किसी कोई मतलब हैंडीकैप्ड भी कई प्रकार से होते हैं, या फिर और किसी प्रकार से उनको विशेष आवश्यकता है, पिछड़े बालक जो भी हैं, तो उनके प्रति वो संवेदनशील हो सके, मतलब उनका सहयोग कर सकें। तो इस प्रकार की भावना बच्चों में हो, तो पाठचर्या में ऐसा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला भाग है अधिगम। पहला भाग क्या था? याद रखना है, क्या था? परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य में क्या बातें कही गई वो भी ध्यान रखना है कि यहाँ से प्रश्न पक्का बनता है। तो देखिए दूसरा भाग है अधिगम और ज्ञान। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? देखिए, पॉइंट हमने नंबर नहीं डाल रखे क्योंकि सुबह वाली क्लास हम लेके नहीं आ पाए थे, इसलिए आज हम शाम को लगभग 7 बजे ये क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा, तो जल्दी जल्दी किया इसलिए नंबर नहीं डाले हमने यहाँ पे पॉइंट, लेकिन ये नंबर मेन जो है वो पड़े हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है इसमें, ज्ञान, अधिगम और ज्ञान में कहा कि बाल केंद्रित शिक्षा, देखिए बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों, मतलब उनकी आवाज और उनके सक्रिय सहभागिता को विशेष रूप से प्राथमिकता प्रदान करना। तो मतलब पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए बाल केंद्रित, जिसमें बच्चों के जो अनुभव हैं, उनके एक्सपीरियंस हैं, और वो जो बता रहे हैं, और जो सक्रिय उनकी सहभागिता है, तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा नहीं बच्चे जो कह रहे हैं उनका एक्सपीरियंस है, सुनना ही नहीं, सिर्फ पाठचर्या पढ़ाना, तो ऐसा नहीं, उनकी चीजों को भी सुनना, प्राथमिकता देना। समाज में नेक्स्ट है, समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा तथा विद्यार्थी में अपना ज्ञान सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करना, ऐसा होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट है अवलोकन, अन्वेषण। अन्वेषण जानते होंगे, जैसे कि खोज करना। अवलोकन भी निगरानी निगरानी करना होता है। विश्लेषण, मतलब चीजों का डिटेल में उसको विश्लेषित करना, क्या सही क्या गलत।
विश्लेषणात्मक है ये। विचार विमर्श ज्ञान की विषय वस्तु में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रमुख स्थान देना, तो ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए कम से कम एवं भाषा के माध्यम, ये भाषा के माध्यम से है, भाषा के माध्यम से स्वयं एवं दुनिया को समझना। शिक्षा अध्ययन में इन्हें प्रासंगिक उपागम माना जाता है। मतलब भाषा के माध्यम से अपने आप को और पूरी दुनिया को समझना, ऐसा होना चाहिए पाठ्यचर्या में। इस चीज को प्रासंगिक, प्रासंगिक का मतलब होता है वो चीज कल भी महत्वपूर्ण थी, पहले भी और अभी भी महत्वपूर्ण है। तो अध्ययन में इन्हें प्रासंगिक उपागम माना जाता है। उपागम मतलब कि क्या है कि उसका साधन माना जाता है यहाँ पे। आलोचनात्मक चिंतन का अवसर प्रदान करना, आलोचनात्मक चिंतन मतलब उसके गुण दोषों का विचार विमर्श कर सके, ऐसा अवसर प्रदान करना। पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए ताकि विद्यार्थियों के मानसिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके। मानसिक विकास कब होगा? जब बच्चे विचार विमर्श करेंगे, क्या सही है क्या गलत है, गुण अवगुण सब कुछ जानेंगे, जो कि आलोचनात्मक चिंतन में होता है। तो ये है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, देखिए जो पाठचर्या, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है, उसमें 5 भाग बताए गए हैं, वो हम बता रहे हैं। नेशनल फ्रेमवर्क में जो 5 भाग पार्ट हैं, तो थर्ड पार्ट है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। पाठचर्या 2005 के अनुसार देखिए बच्चे चेतन और अचेतन दोनों रूप से विद्यालय में भौतिक वातावरण से अंतः क्रिया करते रहते हैं। तो देखिए कक्षा का आकार शिक्षण अधिगम क्रिया को नियमित रूप से प्रभावित करने वाला कारक होता है। सही बात है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक शिक्षक है, उसने 100 बच्चे बैठा दिए, तो क्या कक्षा का वातावरण शांत होगा और बच्चे सही से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? नहीं। तो वही चीज बताई गई है। तो क्या होना चाहिए? इसका अनुपात 1:30 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 30 बच्चे जहाँ पे हैं, 30, वहां पे एक शिक्षक होना अनिवार्य है। मतलब एक शिक्षक के अंडर में 30 बच्चे होने चाहिए। तो ये अनुपात होना चाहिए नेशनल फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार। ये थर्ड नंबर पॉइंट में विद्यालय तथा कक्षा के वातावरण में ये बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए फोर्थ, देखिए पूरा पूरा बुक का नहीं है सब कुछ इसमें। देखिए ये जो है, जो मेन पॉइंट थे वही हमने सिलेक्टेड चीजें हर टॉपिक के अंतर्गत जो 5 भाग हैं वही बताई हैं। तो देखिए 4 नंबर क्या है? पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूलों की अवस्थाएं और आकलन। तो इसमें देखिए क्या बताया है? बहुभाषिकता पर ये बोल नहीं फ्रेंड्स, बल है। बल दिया गया, मतलब कई भाषाएं आनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ एक भाषा सीख ली, कहीं और गए तो बच्चे उसको एडजस्ट ही ना कर पाए या समझ ही ना पाए। तो इसमें 3 भाषाओं में शिक्षण की सिफारिश दी गई थी, ये कहा गया। इसमें किसमें? पाठचर्या के क्षेत्र और स्कूल की अवस्थाएं आकलन में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है गणित न केवल गणितीय क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि अमूर्त चिंतन विकसित करने एवं तार्किक क्षमता को बढ़ाने में भी विद्यार्थियों में प्रासंगिक भूमिका निभाता है। तो ये है, गणित से केवल ऐसा नहीं सिर्फ उससे आप सवाल लगा रहे हैं, गणितीय क्षमता बढ़ा रहा है। अंक गणित से मतलब मैथमेटिक्स जो है, इससे क्या होता है? बच्चों में अमूर्त चिंतन विकसित करने और तार्किक क्षमता मतलब रीजनिंग पावर को भी बढ़ाता है। ये बात कही गई किसमें? पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं, आकलन वाले पॉइंट में। इसमें उसके अंतर्गत देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी पाठचर्या का होना आवश्यक है। क्या? देखिए जो शिक्षार्थियों में समाज के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सके। तो इसके अंतर्गत देखिए कहा गया कि सामाजिक शिक्षण जो होता है, सामाजिक क्षेत्र में शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत पाठचर्या कैसी हो? ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों में क्या कर सके? समाज के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सके। आलोचनात्मक मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, ये सारी चीजें बच्चे कर सकें। इस प्रकार की पाठचर्या सामाजिक विकास में शामिल होनी चाहिए, ये बताया गया। नेक्स्ट देखिए इसके अंतर्गत कहा गया पूर्व प्राथमिक स्तर पर, मतलब जो पूर्व प्राथमिक है 3 से 6 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा है, स्तर पर आकलन के अंतर्गत क्या करना चाहिए कि बच्चों की दैनिक गतिविधियों, मतलब जो दैनिक जो डेली डेली की एक्टिविटीज होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनके वो गतिविधियों और उनकी आवश्यकताएं और स्वास्थ्य, मानसिक एवं शारीरिक विकास पर आधारित होनी चाहिए। तो पूर्व प्राथमिक जो 3 से 6 वर्ष का बच्चा है, वो क्या करेगा? देखिए आप उसका कोई टेस्ट लेंगे, कोई एग्जाम, तो ऐसा कुछ वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं। तो इस स्तर पर क्या होना चाहिए? उसकी जो दैनिक एक्टिविटीज होती हैं, कुछ जैसे उससे छोटी मोटी चीजें पूछना, इधर से उधर जाना, और कोई सवाल काउंटिंग और किसी चीज के बारे में पूछना,
तो ऐसे करके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी मानसिक स्थिति, शारीरिक विकास उनका किस प्रकार से हो रहा है, इस चीज़ से उनका आकलन कर लेना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार के हैं। तो ये बात कही गई। 1 मिनट। उसके बाद में नेक्स्ट है 1 मिनट। नेक्स्ट है देखिए 5वां क्या है, व्यवस्थागत सुधार। इसमें हमने 5 भाग बताए। व्यवस्थागत सुधार में क्या बताया, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। पाठचर्या को इस प्रकार निर्मित करना चाहिए, मतलब पाठचर्या जो है इस प्रकार बनाना चाहिए जिससे क्या हो, शिक्षक शिक्षार्थियों को खेलने एवं काम करते हुए प्रत्यक्ष रूप से स्वयं अवलोकित कर सके। तो ऐसे होने चाहिए जैसे कि शिक्षक शिक्षार्थियों को, चाहे वो खेल रहा हो या काम कर रहा हो, तो उसको प्रत्यक्ष रूप से स्वयं वो अवलोकित कर सके, मतलब देखकर पहचान सके। काम केंद्र शिक्षा का तात्पर्य है बच्चों में उनके परिवेश, प्राकृतिक संसाधनों तथा जीविका से संबंधित ज्ञान आधार में सामाजिक अंतर्दृष्टि तथा कौशलों को विद्यालय अवस्थाएं उनकी गरिमा और मजबूती के स्रोतों में बदलाव ला सकता है, ये चीज है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए रूपरेखा 2005। देखिए बस हो गया इतना व्यवस्थागत सुधार में। ये हमने बताया कि जीविका से संबंधित ज्ञान में सामाजिक अंतर्दृष्टि कौशलों को विद्यालय अवस्थाएं व्यवस्थाएं उनकी गरिमा और मजबूती के स्रोतों में बदलाव ला सकता है। तो ये है क्या है, जब विद्यालय का वातावरण, उसकी व्यवस्थाएं, वहाँ का अरेंजमेंट सही होगा तो जो है क्या है, वहाँ पे के स्रोत और मजबूत होंगे और अच्छी तरीके से सारी चीजें जो शिक्षण व्यवस्था है और अधिक प्रभावित होगी। तो ये चीज है। तो ये था क्या, नेशनल फ्रेमवर्क 2005। तो देखिए रूपरेखा 2005 ऐसा दस्तावेज है जो स्कूली व्यवस्था और दूसरे नागरिक समूह फिर सहभागिता की सिफारिश करता है। तो जो विद्यालय है क्या, स्कूल की व्यवस्था और अन्य जो नागरिक हैं, जैसे कि पहले ही पॉइंट में बताया गया क्या, बहुभाषिकता की बात कही गई। तो इसमें सारी चीजें ऐसी कही गई जो दूसरे नागरिक विद्यालय व्यवस्था सभी में सहयोग पूर्वक अ, शिक्षण प्रक्रिया की बात करता है, सहयोगिता की बात करता है। तो ये चीज थी। उसके बाद में देखिए, तो आज के लिए इतना ही। देखिए आज हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। 1 मिनट। उसके बाद में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, अ, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से प्रश्न पक्का बनता है यूजीसी नेट में। तो फ्रेंड्स इस चैनल पर अब हम रेगुलर रूप से, जब आप अधिक से अधिक जुड़ेंगे, देखिए सारी चीजें हम फ्री में इस चैनल पर अभी थ्योरी के रूप में ला रहे हैं। जैसे ही हम कर पाते हैं कंप्लीट अरेंज, तो हम तुरंत ही जो है PYQs लाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी हम थ्योरी, उसकी हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, बाकी पहले से ही, क्योंकि हमने पिछली ही बार पिछले सेशन में ही क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था, फिर बीच में हमने जो है इसको किसी कारणवश क्लोज कर दिया 1 महीने के लिए। तो जो है ये हमारा सारा वहीं पे रुक गया। पहले से ही इसमें पूरे सिलेबस की बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में वीडियो पढ़े, आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो हमने फिर से यूनिट 1 कंप्लीट कर ली, उसमें कुछ चीजें रह गई थी क्योंकि ब्रेक हो गया। तो यूनिट 2 की अब हम फिर से पढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से रेगुलर क्लासेस लेने के लिए क्या करिए, इस चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब करिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।